यहाँ खड़े खड़े तो डील नहीं हो सकती, मैंने खालिस कारोबारी अंदाज में कहा। अंदर आ जाओ। वो अपने कमरे की तरफ मुड़ा, फिर रूबी से मुखातिब हुआ, किसी से कहो कि इन दोनों कुत्तों को उठाकर बाहर फेंक दे, मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। वो रिवॉल्विंग चेयर पर जा बैठा और घड़ी देखते हुए बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दे सकता हूँ, अब जल्दी से काम की बात करो। मैंने सुना है कि तुम पैसे लेकर मर्डर भी करते हो और किडनैप भी। मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं हर वो काम करता हूँ जिसमें पैसा मिलने का चांस होता है, किसी को उठवाना है या मर्डर करना है। इसने यूं कहा जैसे पूछा हो ठंडा पियोगे या गर्म। एक आदमी को ठिकाने लगाना है, मैंने कहा, और जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेज़ पर डाल दी। ये सिर्फ एडवांस है, काम होने पर इससे 3 टाइम ज़्यादा दूंगा। नाम और पता बताओ, कोई तस्वीर है तो वो भी दे दूँ। 24 आवर्स में तुम्हारा काम हो जाएगा। इसने नोटों की गड्डी को हाथ में उठाकर गोया तोला, फिर बेनियाजी से मेज़ पर डाल दिया। इस आदमी का नाम है। अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा जुमला अधूरा रह गया। दरवाजे में नत्थू खड़ा था। दादा तिल मिलाकर खड़ा हो गया और चीख कर बोला, यू बास्टर्ड, यू डोंट नो वेट, आई एम बिजी, बाहर रेड लाइट ऑन नहीं है। सॉरी दादा, वो जल्दी से बोला, मगर मामला बहुत सीरियस है। शट अप दादा धाड़ा एंड गेट लॉस्ट। ये वही आदमी है दादा जिसकी सुपारी उठाकर हमें दे चुका है। कांता इसी के कब्जे में है। क्या बकवास कर रहा है? नारायण दादा ने बेतबारी से मुझे घूरा। ये है वो आदमी और खुद चलकर मरने को यहाँ आया है। अभी थोड़ी देर पहले तक कांता इसके साथ थी। ये इसे कहीं बेच के पिंटू के साथ यहाँ आया है। तुम जाओ, अभी से मैं बात करूँगा। नारायण एक मरतबा फिर बैठ गया और तौसीफी अंदाज में बोला, मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। मैं जीदार लोगों का कदरदान हूँ, मगर क्या करूँ, ठाकर से तुम्हारी मौत का सौदा कर चुका हूँ। तुम्हें मारते हुए मुझे बहुत दुख होगा, मगर पहले तुम्हें कांता का पता बताना होगा। मैं भी तो तुमसे एक डील कर रहा हूँ दादा। मैंने कहा, मुझे और कांता को मार दो, मगर मुझसे डील भी कर लो। तुमने कभी किसी वकील को दोनों पार्टियों का केस लड़ते देखा है? दादा तंजिया अंदाज में हंसा। बहरहाल मुझे बताओ कांता कहाँ है? ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना, वरना पुलिस को पोस्टमार्टम में दुश्वारी होगी। तुम्हारे बदन के टुकड़े जमा करने में इन लोगों को घंटों लग जाएंगे। अच्छा, ये ऊट पटांग बातें तो छोड़ो। मैंने यूँ कहा जैसे इसे किसी बच्चे की लौफ गुजार से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूँ। मैं कांता को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा और मैं तो हूँ ही तुम्हारे कब्जे में, मगर डील तो मुझसे करना ही पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम एक बार जो काम करने का वादा कर लो इसे पूरा ज़रूर करते हो। मैंने इसे चढ़ाना चाहा, वरना मैंने तो अभी कुछ देर पहले इसका नाम सुना था। टाइम कुल मत करो, वो गुर्राया। मुझे और भी ज़रूरी काम करना है। डील वील को बाढ़ में झोंक कर मुझे कांता का पता बताओ। मैंने कहा तो है कि मैं खुद कांता को तुम्हारे हवाले करूँगा, मगर ये डील तो तुम्हें करना ही पड़ेगी। और अगर मैं कहूँ नहीं तो वो चिल्ला कर बोला। मैंने इत्मीनान से नोटों की गड्डी उठाकर जेब में ठोंसी और बोला, ओके फिर मैं चलता हूँ। मैंने उठकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। इसने ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, मेरे 2 आदमियों को जख्मी करके तुम समझ रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे? वो दोनों तो 3rd रेट के बदमाश थे। मेरे खास आदमी देख लिए तो गुग्गी बन जाएगी। इसने रिवॉल्विंग चेयर कुछ आगे खिसकाई और दाएं हाथ टेबल के दाएं सिरे की तरफ बढ़ाने लगा। मैंने आगे बढ़ के इसके दोनों शाने थामे और फुर्ती से इसे पीछे धक्का दे दिया। फिर मैं खुद भी इसकी टेबल पर से उछलकर इस तक जा पहुंचा और इसकी गर्दन को पैर से दबाकर रिवॉल्वर निकाल लिया। कामरान को कत्ल कराना इतना आसान नहीं है दादा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसके सर के तलबगार तो कई मुल्क हैं, तुम तो खैर किस खेत की मूली हो। तुम कामरान हो? इसने बेनियाजी का मुजाहिरा करना चाहा, मगर इसके लहजे से साफ मालूम हो रहा था कि वो खौफजदा हो गया है। हाँ मैं कामरान हूँ, मैंने जवाब दिया। वेरी गुड, इसने फिर बेनियाजी का मुजाहिरा किया। इसका मतलब है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ठाकर से पैसे अलग मिलेंगे और सरकार अलग इनाम देगी। तुम्हारी तो जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है, मगर मुझे अफसोस रहा है कि इसका लहजा एतमाद सियारी है, तो फिर ले लो ये इनाम। मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम क्या समझती हो कि यहाँ से निकल जाओगे? इसने शिकस्त खोरदा लहजे में पूछा। मैं निकलूँ या न निकलूँ, मगर तुम इनाम वसूल करने के काबिल नहीं रहोगे। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी है तो शायद इसे वो इनाम मिल जाए, वरना सरकार की शर्त तो ये है कि कामरान को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने पर इनाम मिलेगा। वो इनाम मिला भी तो तुम्हारी गैंग के इस आदमी को मिलेगा जो मुझे गिरफ्तार या कत्ल करेगा। इसकी कुर्सी उल्टने से खासा शोर हुआ था। कमरे में किसी भी लम्हे कोई आ सकता था। मैंने इसके कान पकड़ के घसीटा और दोनों हाथ सर पर रखने का हुक्म दिया। फिर मैंने इसकी गर्दन पकड़ के दरवाजे की तरफ धकेला और वो न सिर्फ दरवाज़ा बोल्ट कर दिया बल्कि अंदर से लॉक भी कर दिया। फिर मैंने बहुत फुर्ती से इसकी तलाशी ले डाली। इसकी जेब से सग का इंतहाई कीमती 38 बोर का रिवॉल्वर बरामद हुआ। जब मौत सर पर मंडलाती है नारायण, तो कोई भी
रिवॉल्वर चाहे 10 लाख का हो या 10 रुपए का, जान नहीं बचा सकता, मैंने तंजिया लहजे में कहा। सुनो कामरान, वो संभल कर बोला, मुझसे एक डील कर लो। मैं नहीं दादा, अब डील का वक्त गुजर गया है, इससे पहले मैं भी तो यही कह रहा था। पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। इसका लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। साइलेंसर समेत इस रिवॉल्वर की कीमत 1.5 लाख रुपए है इंडियन करेंसी में। मेरी तरफ से ये रिवॉल्वर तुम ले लो। मैं तंजिया अंदाज में हंसा। वाह दादा, क्या जहन पाया है। अरे तुम्हारी मौत के बाद ये रिवॉल्वर तो वैसे भी मेरा हो जाएगा। पूरी बात सुनने से पहले बीच में मत बोला करो, वो तहुकमाना लहजे में बोला। शायद भूल गया था कि इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। ये रिवॉल्वर तो मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसने कहा। इसके अलावा 2 करोड़ रुपया, पासपोर्ट और यहाँ से किसी भी मुल्क में भेजने की जिम्मेदारी मेरी। मैं चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, इस बात की क्या जमानत है कि तुम जो कुछ कह रहे हो इस पर अमल भी करोगे। जब नारायण दादा किसी को जुबान दे दे तो वो बात पत्थर पर लकीर होती है। और तुम्हारी इस पान सुपारी का क्या बनेगा जो तुम ठाकर से वसूल कर चुके हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसका पैसा इसे वापस कर दूंगा और ऐसा जिंदगी में पहली दफ़ा होगा। नारायण ने आज तक किसी की सुपारी यानी कत्ल का मुआवजा लौटाया नहीं है। ये मत समझना कि मैं जान के खौफ से ऐसा कर रहा हूँ। तुम बहुत जीदार आदमी हो और मैं हमेशा बहादुर और जीदार लोगों की कदर करता हूँ। अगर तुम समझते हो कि मैं जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ तो इसी रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट करो और सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दो। इसने दराज खोला और रिवॉल्वर का साइलेंसर निकाल कर मेरे सामने डाल दिया। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम अचानक मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं बाहर निकलूँ और तुम्हारे किसी आदमी की राइफल या रिवॉल्वर की गोली मेरी खोपड़ी में उतर जाए। मैंने खदशा जाहिर किया। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी किसी की बात पर एतबार न करता। दुनिया भर की एजेंसियां तुम्हारे पीछे हैं। ऐसा आदमी तो अपने साय से भी भड़कता है। हैरत तो मुझे तुम्हारी हिम्मत पर है। तुम अकेले यहाँ चले आए, ये जानते बूझते कि यहाँ भी तुम्हारे खून के प्यासे मौजूद हैं और तुम्हारी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों मेरे बेहतरीन आदमी मारे जाएं या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। नारायण दादा के लहजे में सच्चाई की झलक थी। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मगर तुम ठाकर से क्या कहोगे। कह दूंगा कामरान और कांता भारत से चले गए हैं, इसलिए अपनी रकम वापस लो, या इन्हें कत्ल करने का इतना ही शौक है तो ऐसे लोग पाकिस्तान में भी बहुत हैं। तो फिर मैं तुम पर एतबार कर लूँ। मैंने हंस कर कहा। ना करो तो रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में है, सेफ्टी कैसे हटाओ, ट्रिगर दबा दूँ। ओके, मैं तुम पर एतबार कर लेता हूँ। मैंने मेज़ पर पड़ा हुआ साइलेंसर रिवॉल्वर में फिट किया और इसे जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। साइलेंसर की वजह से इसकी लंबाई खासी ज़्यादा हो गई थी और साफ महसूस हो रहा था कि जेब में कुछ रखा है। मैं तुम्हें इसका खुसूसी होलिस्टर भी देता हूँ। इसने फिर दराज खोली और चमड़ी का निहायत नफीस होलिस्टर निकाल लिया। इसे क्रॉस की शक्ल में पहना जा सकता है और रिवॉल्वर बमुश्किल कमर से ऊपर पहुंच रहा था। मैंने जैकेट उतार कर होलिस्टर की बेल्ट बांधी और दोबारा जैकेट पहन ली। हाँ दादा, वो जो तुमने रकम की बात की थी वो मैं नहीं लूँगा। तुम बस मुझे इस मुल्क से निकाल दो। कल तक तुम्हारा पासपोर्ट भी बन जाएगा और इस पर वीज़ा भी लग जाएगा। तो फिर मैं जाऊँ। मैंने पूछा। 1 मिनट। वो दोबारा रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर बेल का बटन पुश कर दिया। दूसरे ही लम्हे लहीम शहीम और खूनखार किस्म का एक आदमी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नत्थू को बुलाओ, दादा ने तहुकमाना लहजे में कहा। हाँ, शायद इसके साथ कोई और भी था, इसे भी बुलाओ। वो आदमी उल्टे कदमों लौट गया। फिर इसकी वापसी में मुश्किल से 2 मिनट लगे। नत्थू और पिंटू शायद रूबी के बार काउंटर पर ही मौजूद थे। जी दादा, नत्थू ने कहा। तुमने कांता को कहाँ देखा था? नारायण ने पूछा। स्टेशन पर देखा था दादा, नत्थू ने जवाब दिया। ठाकर को खबर कर दी थी? नारायण ने पूछा। ठाकर साहब से बात नहीं हो सकी, इसका मैनेजर था। मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि वो जैसे ही आए दादा के नंबर पर मुझसे बात कर लें। पिंटू कांता का ठिकाना तो देख ही आया है। टॉनी, नारायण दादा ने खूनखार आदमी को मुखातिब किया और आंखों ही आंखों में अजीब सा इशारा किया। टॉनी ने आगे बढ़कर अचानक पुश्ते से नत्थू और पिंटू की गर्दनें दबोच ली। ना सिर्फ इसके हाथों के पंजे गैर मामूली तौर पर बड़े थे, बल्कि वो बेपनाह कुव्वत का मालिक भी था। नत्थू और पिंटू बुरी तरह में चलने लगे, मगर टॉनी ने इस वक्त तक न छोड़ा जब तक वो बेजान होकर ज़मीन पर न गिर गए। फिर अचानक वो मेरी तरफ बढ़ा और दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की। इससे पहले कि वो मेरी गर्दन पकड़ता, मैंने इसकी गर्दन पर भरपूर अंदाज में स्टेज पंच मारा। इसकी हलक से ओह की आवाज़ निकली और वो फर्श पर गिर कर तड़पने लगा। नारायण दादा ने अफसोस से सर हिलाया। यह अहमक मेरा इशारा पूरी तरह नहीं समझ सका, वरना तुम पर कभी हमला न करता। वो शायद ये समझा कि कमरे में मौजूद हर आदमी को ठिकाने लगाना है। मेरा एक बहुत कीमती आदमी ज़ाया हो गया। आई एम सॉरी। में कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। देखता हूँ शायद ये बच जाए। ये अब नहीं बचेगा, मैंने पूरी यकीन लहजे में कहा। इसकी गर्दन टूट गई है। अगर मुझे 1 मिनट की भी देर हो जाती तो यही सलूक वो मेरे साथ करता। इसने एक हाथ से इन दोनों की गर्दनें तोड़ दी। मेरी गर्दन तो वो एक झटके में तोड़ देता। ठीक कह रहे हो, मैं खुद भी परेशान हो गया था। ये टोनी का खुसूसी दाव था। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारा पता नहीं पूछूंगा। मेरा कार्ड रख लो। कल शाम 5 बजे के बाद खुद ही कांटेक्ट कर लेना। विश यू गुड लक। मैंने इसका दिया हुआ कार्ड लेकर जेब में रखा
होलिस्टर में लगा हुआ रिवॉल्वर और साइलेंसर एक मरतबा फिर चेक किया और इस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा कि अगर नारायण दादा हमला करना चाहे तो मैं अपना बचाव कर सकूं। मैं इस वक्त अपने साय से भी भड़का हुआ था। मुझे अब तक नारायण दादा की नीयत का अंदाज़ा नहीं हुआ था। इसके 3 आदमी मारे गए थे, मगर इसने इन्हें इतनी भी अहमियत नहीं दी थी जितनी किसी पालतू कुत्ते को दी जाती है। मेरा अब तक का तजुर्बा तो यही कहता था कि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ गर्ज के बंदे होते हैं। दुनिया में इनके लिए अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा अहम होती है। वेरी गुड, नारायण ने तौसीफ़ी अंदाज में कहा। यू आर अ ट्रेंड मैन। वक़्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। सुनो, इसने अजीब लहजे में कहा। मैं दरवाज़ा खोलते हुए रुक गया। मेरे साथ काम करोगे? इसने कुछ तवक्कुफ़ किया, फिर बोला, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर होगी। दिल तो मेरा चाहा कि कह दूं तुम्हारा काम क्या है, कत्ल, डकैतियाँ, अगवा, स्मगलिंग और हर किस्म का नाजायज़ काम, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा कि एक तो वो अभी मुझे बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के जाने दे रहा है, फिर मुझे बहिफाजत भारत से निकालने का वादा भी कर रहा था। वो मुझे इसके कौलो फेल पर एतबार नहीं था, मगर ट्राई करने में क्या हर्ज था। किस सोच में डूब गए। दादा की गरजदार आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर इस वक्त मेरा पाकिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से वापसी पर फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, मेरे पीछे किसी को मत भेजना वरना वो बेचारा अपनी जान से जाएगा। ओके, गुड लक। ये कहकर मैं बाहर निकल आया और नपेतुले कदमों से बार के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते ही मुझे टैक्सी मिल गई। ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि वही टैक्सी अब तक मौजूद थी जिसमें हम लोग यहाँ आए थे। मैंने ड्राइवर को पहचान लिया। तुम अब तक यहीं खड़े हो? मैंने हैरत से कहा। तुम्हें कोई सवारी नहीं मिली? मैं आपका वेट कर रहा था तो सवारी क्यों उठाता? इसने मेरे लिए टैक्सी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मगर मैंने वेट करने को तो नहीं कहा था। मैंने कहा, ये इलाका नारायण दादा का इलाका है जो आदमियों को मक्खी की तरह मार देता है। बड़े बड़े वजीरों और सफ़ीरों से इसके ताल्लुक़ हैं। इसके साथ ही बिल्कुल एक और इलाका है। मुझे टैक्सी में आपकी बातचीत से अंदाज़ा हो गया था कि आप मुसलमान हैं। मैं असल में अहमद यार का आदमी हूँ। मैंने वहाँ जाकर इतला दे दी थी कि नारायण दादा के अड्डे पर कोई गड़बड़ होने वाली है। मुमकिन है वहाँ किसी मुसलमान को नुकसान पहुँच जाए, और मुसलमान भी कोई आम नहीं बल्कि यहाँ के तमाम मुसलमानों के दिल की धड़कन। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप कामरान हैं। इसकी बात सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। भारत के मुसलमान मुझ जैसे बदमाश, कातिल और बुरे आदमी को अपना हीरो समझ रहे थे। अगर वो शायद कुरूने वस्ता के मुसलमानों की तरह मुझे पारसा और 5 वक्ता नमाजी भी समझते होंगे। इन मासूम और कुचले हुए लोगों को क्या मालूम था कि जिस कामरान को अपना हीरो समझ रहे हैं वो न सिर्फ 5 शरई अयूब रखता है बल्कि बाज़ औक़ात इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाता है, जिसकी क़ुव्वत इरादी औरतों के मामले में इतनी कमज़ोर है कि कांता जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की इसके हाथों ख़राब हो चुकी है। मेरे पास इसका जवाब भी था कि कांता ही मुझे मजबूर करती थी, मगर ये बहुत बौदा जवाब था। ग्लोरिया के सिलसिले में तो मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो पहले ही कौन सा पारसा थी। किसी के पारसा होने का ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान खुद भी पारसा न रहे। कि सोच में डूब गए साहिब। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे चौंका दिया। मैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि अहमद यार ने तो 2 गाड़ियाँ आपकी हिफाजत के लिए अपने मुसल्ले आदमियों के साथ भेजी हैं। वो सब 5 मिनट के अंदर अंदर बार में फैल गए थे। अगर ज़रा भी गड़बड़ होती तो वहाँ इस वक्त खून की नदियाँ बह जाती। वो लोग इसी वक्त चौकन्ना हो गए थे जब नारायण दास के दोनों गार्ड आपके हाथों जख्मी हुए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप खैरियत के साथ वहाँ से निकल आए, वरना मज़ीद 5 मिनट आप न निकलते तो हमारे आदमी नारायण दास के कमरे पर धावा बोल देते। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि यहाँ के मुसलमान मुझे इतना अच्छा समझते हैं, वरना मैं तो बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मैं सिर्फ नाम का मुसलमान हूँ। कभी बचपन में नमाज़ पढ़ता था, अब तो बरसों से न नमाज़ पढ़ी है न रोज़ा रखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कामरान साहब। यहाँ के मुसलमान मजबूर, बेकस और कुचले हुए हैं। असल में वो हर इस मुसलमान को अच्छा समझते हैं जो इन हिंदुओं को नुकसान पहुँचाए, और आपने तो इनकी हुकूमत को तंगी का नाच नचा रखा है। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि न सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिकन CIA, इसराइल की मोसाद और KGB के एजेंट भी आपके खून के प्यासे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। देखो भाई, मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जिस गोली पर मेरा नाम लिखा है वो मुझे कहीं भी और किसी के भी हाथों लग सकती है। वो चाहे मोसाद का कोई पेशावर और खौफनाक एजेंट मारे या भारत के किसी चुंडो खाने का आदमी। मौत के वक़्त को भला आज तक कोई टाल सका है? हाँ, ये है कि बंदा अपने तौर पर हर मुमकिन एहतियात करे। अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम हर तरह हाजिर हैं। हमारे पास लोग भी हैं और अहमद यार साहब का असर व रसूख भी आला अफसरान तक है। मुझे कभी वक़्त मिला तो अहमद यार साहब से ज़रूर मिलूँगा। अगर तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर हो तो मुझे दे दो।
दूँ? मुझे तुम्हारे आदमियों की ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन करके बुला लूँगा। इसने जेब से एक डायरी निकाली और पेन मुझे देकर बोला, आप खुद ही लिख कर वो सफ़ा इसमें से फाड़ लें। फिर इसने मुझे नंबर नोट करवाया, साथ में अहमद यार के अड्डे का पता और इसका डायरेक्ट नंबर भी लिख दिया। मैंने वो कागज़ एहतियात से जेब में रख लिया, किसी वक्त ज़रूरत पड़ भी सकती थी। इस दौरान में हम होटल पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचकर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने अपने ताक़ुब पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने वजह पूछी तो मैंने अपने खदशे का इज़हार किया। वो मुस्कुराने लगा और बोला, अगर कोई गाड़ी हुई भी तो अब तक वो ठिकाने लग चुकी होगी। देखो मैं भी कितना खुदगर्ज़ हूँ, मैंने अब तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। टैक्सी ड्राइवर सिर्फ टैक्सी ड्राइवर के नाम से पहचाना जाता है। इसका लहजा तलख हो गया। फिर वो माजरत खाना अंदाज में बोला, सॉरी मिस्टर कामरान, मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए थी। मेरा नाम शकील है, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि। इट इज़ ऑल राइट, इसने कहा। आप इतनी टेंशन में हैं कि गोया ऐसी तन्हाई के हुस्न तमाम याद आता नहीं, इतना सन्नाटा कि अपना नाम याद आता नहीं। लगता है तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो। मैंने कहा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, इसके बावजूद टैक्सी चला रहा हूँ। आप लोग तो पाकिस्तान में आराम से हैं, इसका बदला ये हिंदू हमसे ले रहे हैं। मुल्क तकसीम होने की सज़ा तो हम भुगत रहे हैं। दिल्ली में बेशुमार बीए और एमए पास नौजवान साइकिल रिक्शा चला रहे हैं। चंद बरस तक तो वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों का बोझ ढोते हैं, फिर खून थूकने लगते हैं। यहाँ टीबी की 50% से ज़्यादा मरीज़ रिक्शा ड्राइवर हैं। इसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता तलख होता जा रहा था। मैं तुम्हारे एहसासात को समझता हूँ, मैंने नरम लहजे में कहा, मगर मैं अकेला जो कुछ कर सका ज़रूर करूँगा। आप अकेले कब हैं? यहाँ का हर मुसलमान आपकी सलामती की दुआएं मांगता है। फिर वो मुझसे बगलगीर होते हुए बोला, मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और 24 घंटे में से किसी भी वक्त हमारी ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ौरन फ़ोन कर दीजिएगा। हमारे कुछ आदमी इस होटल के आसपास भी रहेंगे और मुमकिन है अहमद यार खुद या अपने किसी एतबार के आदमी को यहाँ ठहरा भी दे। इसकी ज़रूरत नहीं है शकील, मैंने कहा। मैं हर किस्म के हालात से निमटना जानता हूँ, और अब मैं तन्हा भी तो नहीं हूँ, मेरे साथी भी मेरे साथ हैं। तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे अब कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने एक मरतबा ज़ोर देकर कहा, अहमद यार का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना और कहना कि मुझे मौका मिला तो जाने से पहले इससे ज़रूर मुलाकात करूँगा। फिर अचानक मुझे नारायण दास का ख्याल आया। मैंने कहा, हाँ मुमकिन है नारायण दास का कोई आदमी इधर आए, जब तक मेरी तरफ से कोई इशारा मौसूल ना हो जाए इसे आने देना। यह आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, वरना हमारे आदमी होटल में दाखिल होने से पहले इसे भून कर रख देते। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसकी रवानगी के बाद मैं वहाँ गुमसुम खड़ा रहा। भारत की मजलूम और मासूम इंसान मुझे न जाने क्या समझ रहे थे। इनकी अकीदा और एहतराम देखते हुए मुझे अपने आप से घिन रही थी। मैंने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि अपनी तरफ से हर मुमकिन तौर पर अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूँगा, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ये फ़ैसला सिर्फ फ़ैसला ही रहेगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मैं बरसों इसी किस्म की ज़िंदगी गुजारता रहूँगा। फिर मैं बोझल कदमों से होटल में दाखिल हो गया। विजय, कांता, ग्लोरिया, तैमूर सभी मेरे कमरे में जमा थे। कांता मुझे देखकर खिल उठी। ग्लोरिया का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मगर इसके चेहरे पर एक खबासत भरी मुस्कुराहट भी थी जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। तुम तो फ़ौरन ही आ रहे थे, कांता ने कहा। इतनी देर लगा दी? तहरीरी तौर पर जवाब दो कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ तुम तो बताओ, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने ग्लोरिया से पूछा। शुक्र है कि तुम्हें मेरा ख्याल तो आया, वरना मैंने तो ये फैसला करने वाली थी कि अब अमेरिका जाकर किसी ओल्ड होम में एडमिट हो जाऊं। इतने बूढ़े लोग वहाँ भी एडजस्ट नहीं होते। तैमूर ने चोट की। कामरान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है, मेरे कमरे में चलो। ग्लोरिया ने किनखियों से कांता को देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। चलो, मैं उठ खड़ा हुआ। फिर विजय और तैमूर ने बताया, बिल्कुल गाफिल मत हो जाना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस वक्त हम शदीद ख़तरे में हैं। मैं ग्लोरिया की बात सुनकर आता हूँ। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। इस दफ़ा मैंने अपने लिए बिल्कुल सेपरेट रूम का इंतज़ाम किया था। कांता यूँ भी तुम्हारे कमरे में ठहरी हुई है। मैं कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से चलता रहा। ग्लोरिया के पास कमरे की चाबी मौजूद थी। इसका कमरा मेरे कमरे से 3 कमरों के बाद था। हाँ बताओ क्या बात है? मैंने जूतों समेत बेड पर लेटते हुए कहा। तुम इतना अरसा कहाँ रही? आजकल माइकल इंडिया आया हुआ है, जानते हो क्यों? फिर चल हमें खामोश रहने के बाद वो खुद ही बोली, वो मुझे और तुम्हें ख़त्म करने आया है। इसे कैसे मालूम हो गया कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं? फिर तुम्हें क्या पता है कि वो हम ही को ख़त्म करने आया है? वो CIA का एजेंट है और इसके एजेंट दुनिया भर में घूमते ही रहते हैं। ग्लोरिया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। या तो तुम कांता की सोहबत में रहकर कुन ज़हन हो गए हो या फिर जानबूझकर ये बात कह रहे हो, ग्लोरिया ने कहा। अब अपनी खोपड़ी पर जमी हुई बर्फ़ पिघला दो तो अच्छा है। माइकल यहाँ डायरेक्ट नहीं आया है, वो पहले कराची गया था। मुझे वहाँ से इतला मिली है कि वो हम दोनों की तलाश में है। इसकी यह तलाश खैर सुगाली तौर पर नहीं होगी। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने के बजाय अगर तुम
बराह रास्त काम की बात करो तो मुनासिब रहेगा, मैंने झिंझलाकर कहा। तुम माइकल को जानते हो? ग्लोरिया ने अचानक पूछा। सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो CIA का एक खौफनाक एजेंट है, मैंने कहा। इसका ताल्लुक सिर्फ अमेरिकन CIA से नहीं बल्कि वो इस तंजीम के बड़ों में शामिल है जो CIA की सरपरस्ती में चल रही हैं। वही तंजीम जिससे कभी मेरा भी ताल्लुक था, मैंने पूछा। हाँ वही तंजीम, ग्लोरिया ने जवाब दिया। तुम तो खैर बहुत छोटे कारकुन थे, इसलिए तुम्हें इसकी वुसअत और फैलाव का अंदाज़ा नहीं हो सकता, मगर मैं इसके बड़ों में शामिल नहीं हूँ, ग्लोरिया ने जवाब दिया। कितने बड़ों में? मैंने मज़ाक़ खेज़ लहजे में पूछा। ये समझ लो कि जनूबी एशिया के तमाम मामलात की ज़िम्मेदार मैं थी, इसने संजीदगी से जवाब दिया। अब अमेरिका इन मुल्कों में CIA की बजाय अपने परवरदा तंजीमों के ज़रिए गड़बड़ फैलाता है। इस वक्त अमेरिका का सदर जिमी कार्टर है, वो इंतहाई मुतअस्सब और संगदिल शख्स है। मुझे तो खौफ है कि कहीं ताकत के जाम में वो सोवियत यूनियन से न टकरा जाए। हम माइकल की बात कर रहे थे, मैंने दोबारा इसी मतलूबा मौजू पर लाते हुए कहा। माइकल CIA के डिप्टी नायब का दस्तरास्त है। जब कोई इंतहाई अहम मामला दरपेश होता है तो वो मैदान में आता है। KGB के न जाने कितने खौफनाक एजेंट इसने ठिकाने लगा दिए हैं। इसे ये भी इल्म हो चुका है कि मैं तंजीम से मुखरफ हो गई हूँ। ये बात बहुत अरसे पहले तुम्हारे बड़ों के इल्म में थी, जब ही तो तुम्हें हलाक करने की कोशिश की गई थी। मैंने कहा। मुझे क्लिफ्टन के साहिल का वो मंजर याद आ गया जब ग्लोरिया पर कातिलाना हमला हुआ था। वो सिर्फ वार्निंग थी, ग्लोरिया ने कहा। वो लोग सिर्फ ये बताना चाहते थे कि वो किसी भी वक्त मुझे ख़त्म कर सकते हैं, मगर बीच में कूद कर तुम भी ब्लैक लिस्टेड हो गए। आखिर तुम्हारी इनसे मुखालफत क्या हुई थी? मैंने जिरा करने वाले अंदाज में पूछा। ये खासी तफसील तलब बात है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगी। फ़िलहाल तुम माइकल से बचने की कोशिश करो। क्या तुम भी इससे खौफज़दा हो? मैंने तंज किया। मैं इससे खौफज़दा नहीं हूँ, मगर इस हरामज़ादे के हाथों मलना भी नहीं चाहती। ऐसे इसका रिकॉर्ड है कि वो अपने किसी भी मिशन में कभी नाकाम नहीं हुआ, ग्लोरिया ने कहा। इसका हुलिया बताओ, मैंने पूछा। इसका कद 6 फीट 4 इंच है, दोहरे और मजबूत जिस्म का मालिक है, हाथों पर रीछ की तरह घने बाल हैं, क्लीन शेव रहता है और टोड़ी के पास जख्म का खासा नुमाया निशान है। बाल ब्राउन है और वज़न 210 पाउंड के करीब होगा। स्मोकिंग की बजाय वो निकोटीन की गोलियां चबाता है और इसका मसनूई ब्रीफ केस गोया पेंडोरा बॉक्स है। ज़रूरत के वक्त वो इसमें से हर चीज़ बरामद कर लेता है। खैर इसे भी देख लेंगे, मैंने कहा। फ़िलहाल तो हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, जाहिर है वो भी हमारे पीछे आएगा, वहाँ इससे निमटना आसान होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर इसने हमें पाकिस्तान पहुंचने की मोहलत दी तो ख्याल बुरा नहीं, ग्लोरिया हंस कर बोली। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।